स्टार्ट करते हैं ऐसी राइटिंग की क्लास। आई होप सो कि आप लोगों को आज 40 मिनट्स या आफ्टर 50 मिनट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि प्रेसी क्या है। ये आपको इतना अच्छा इतना ब्रीफ लेक्चर कोई भी नहीं देगा, कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो लिहाजा अपने सारे कान जो हैं वो इस मेरी बातों पे रखिएगा, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी चीजों की। हमारे पास प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर होता है सीएसएस का कंपलसरी। एक तो आपका ऐसे का पेपर होता है और एक आपका प्रेसी का पेपर होता है। जो आपका प्रेसी का पेपर होता है उसके अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव के अलावा मैं सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। तो सब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन होता है प्रेसी राइटिंग का। आपने 20 मार्क्स की, हालांकि इस पूरे पेपर के अंदर आउट ऑफ 100 इसकी वेटेज सिर्फ 20 है। मगर ये जो सवाल होता है आपको पेपर पास भी करवा सकता है और आपको पेपर फेल भी करवा सकता है। आपने किसी भी पोस्ट के ऊपर प्रेसी फेल नहीं करनी होती। आपने अपनी आपने एक अच्छी प्रेसी लिखनी होती है। तो प्रेसी राइटिंग क्या चीज होती है? अब ये प्रेसी राइटिंग क्या कहते हैं, इसको उर्दू के अंदर तलखीस नगारी कहते हैं। उर्दू में आप लोगों ने कभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में की हो, जिसको तलखीस निगारी कहते हैं, तो ये वही आपकी प्रेसी राइटिंग होती है। नंबर 1 पे जब आप इसकी डेफिनेशन समझोगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज कह रहा है। कहता है कि प्रेसी जो है, इट इज अ कंसाइज समरी of longer text that present only its main ideas in a clear, coherent and compact form। यहां पर वर्ड आ प्रेसी लिखा है, ये नहीं लिखा कि बहुत सारी प्रेसीज आ प्रेसी। आ प्रेसी का मतलब है, रूल नंबर 1 यहां पे याद कर लेना है कि प्रेसी हमेशा ऑलवेज इट शुड बी आ पैराग्राफ। ये 1 पैराग्राफ होती है। रूल नंबर ये क्या मतलब है इस बात का? पेपर में आपको 10 पैराग्राफ्स दिए गए हो और कहा गया हो कि उन 10 पैराग्राफ्स की प्रेसी बनाएं, तो हमेशा 10 पैराग्राफ की प्रेसी भी आपने एक पैराग्राफ में लिखनी है। प्रेसी कभी भी हर पैराग्राफ की अलग अलग से नहीं होती। चाहे 6 पैराग्राफ्स दिए हो, 4 दिए हो, 3 दिए हो, जितने भी पैराग्राफ्स आपको पेपर में दिए हो, आपने उन सब की एक पैराग्राफ की कंसाइज समरी करनी है। तो रूल नंबर 1 यहां से आपने याद किया कि प्रेसी कभी भी बहुत सारे पैराग्राफ्स नहीं होते, बल्कि प्रेसी शुड बी आ 1 पैराग्राफ। और 1 पैराग्राफ के अंदर 1 टॉपिक सेंटेंस, 1 कंक्लूडिंग सेंटेंस और सम सपोर्टिंग डिटेल्स, बस। उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स नहीं होते। प्रेसी के रूल्स को एक्सप्लेन करने से पहले प्रेसी के हम की फीचर्स पढ़ेंगे। जैसे ही हम की फीचर्स पढ़ेंगे आपको रूल्स की खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। फीचर नंबर 1, प्रेसी हमेशा ब्रेविटी को फॉलो करती है। पहला फीचर उसके अंदर होना चाहिए ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया और मैंने कहा कि इसकी प्रेसी लिखो, वो कोई होगा 15 लाइंस का। आपने उन सारे वर्ड्स को काउंट करना है। जैसे क्लाइमेट 1 वर्ड है, चेंज वर्ड है, इज बी आ बी सारे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह आपने सारे वर्ड्स काउंट करने हैं। एक वर्ड भी आपने सिंगल छोड़ना नहीं है। अगर आ है, दा है, एन है, ऑफ है, टू है, सबको आपने अलग अलग काउंट करना है। और फिर आपने काउंट करने के बाद उन तमाम वर्ड्स को आपने 3 पे डिवाइड करना है। अगर वो 100 वर्ड्स का है, अगर वो 300 वर्ड्स का है, 700 वर्ड्स का है, जितने भी 100 वर्ड्स के आपने उसको 3 पे डिवाइड करना है। अगर आपने 3 को 300 पे डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 100। इसका मतलब है कि जब आपने वो जो गिवन वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स की जब आपने प्रेसी करनी है तो आपने 100 वर्ड से ना तो ऊपर लिखना है, ना आपने 100 वर्ड से नीचे लिखना है। 4 5 वर्ड्स ऊपर भी लिखे जा सकते हैं, 4 5 वर्ड्स नीचे भी लिखे जा सकते हैं। 4 5 वर्ड्स की आपको गुंजाइश है। लेकिन अगर आपको 100 वर्ड्स लिखने थे और आप 120 वर्ड्स लिख के बैठ गए हो, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ आपको 4 5 वर्ड्स का मार्जिन होता है। तो नंबर 1 पे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि कीप इट शॉर्ट। ब्रेविटी, ब्रेविटी किस तरीके से करते हैं? काउंट करके। दूसरा मतलब क्या है ब्रेविटी का? कि टू द पॉइंट।
तो आपने प्रेसी को कंप्रेस करना है, उसके मेन आइडिया को, लॉन्ग पैसेज को एक छोटे वर्जन के अंदर। और उस वर्जन में हम हमेशा 1/3 करते हैं। 1/3 से मुराद है कि आपने 3 पे उसको डिवाइड करना होता है। जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, जितनी भी एग्जाम्पल्स होती हैं, रेपिटेशन होती है, इन तमाम चीजों को एलिमिनेट करते हैं। अब ये जो ब्रेविटी वाला पॉइंट है, ये मैं आपको समझाती हूँ विद एग्जाम्पल। जैसे मिसाल के तौर पर आपको किसी ने ये एक दो लाइंस दी कि क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर ग्लोबल इशू दैट इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, particularly carbon dioxide, into the atmosphere. These gases trap heat, cause global temperature to rise. ये इसकी किसी ने कहा है आपको कि प्रेसी करो। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये वर्ड्स काउंट करोगे। लेट्स सपोज ये 30 वर्ड्स हैं। आप इसको 3 पे डिवाइड करोगे, तो आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैंने 10 वर्ड्स का अब इसकी समरी लिखनी है। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि इररेलीवेंट वर्ड क्या है। क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर ग्लोबल, मेजर भी, ग्लोबल भी, इशू भी, ये सब उसको हाई, सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक इशू है। तो सिंपल सी बात है, ये सारे वर्ड्स एक्स्ट्रा मैं इसको नहीं लिखूंगी। तो क्लाइमेट चेंज, फिर उसने नंबर 1 पे बताया क्लाइमेट चेंज। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉज्ड, कि वो होता किस वजह से, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको स्किप नहीं कर सकती। तो क्लाइमेट चेंज कॉज्ड, कैसे कॉज्ड होता है? ग्रीन हाउस गैसेस से। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको स्किप नहीं कर सकती। पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, जब ग्रीन हाउस गैसेस लिख दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी की एक टाइप है जो कि एक एग्जाम्पल है। तो देर इज नो नीड टू ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड, ये भी इरेलीवेंट है, मैं नहीं लिखूंगी। अभी तक क्या इंपॉर्टेंट बात है? क्लाइमेट चेंज है, कॉज्ड है, ग्रीन हाउस गैसेस है। फिर क्या करती हैं ये गैसेस? ये गैसेस ट्रैप करती हैं हीट को। उससे क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है। तो एक तो क्लाइमेट फिनोमेना का नाम है, उसकी कॉज का नाम है, और उसके इम्पैक्ट का नाम है। तो इसका क्रक्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, अब मैं जो इसकी लाइन लिखूं, उस लाइन में 10 वर्ड्स के अंदर इसका क्रक्स हाईलाइट होना चाहिए। और इसका क्रक्स क्या है? कि क्लाइमेट चेंज कॉज्ड, और करता क्या है। तो सिंपल, अगर मैं लिखूं कि क्लाइमेट चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेस, इम्पैक्ट क्या है? जो रेस करता है ग्लोबल टेम्परेचर। तो मैंने सारी बात को कंसाइज करके लिखा, लेकिन मैंने आइडिया जो मेन उसने देना चाहा, मैंने एक भी आइडिया को स्किप नहीं किया। सिर्फ अननेसेसरी डिटेल को, अननेसेसरी एग्जांपल्स को, अननेसेसरी रेपिटेशन को एलिमिनेट किया। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना कि ये मेजर भी है, ग्लोबल भी है, इशू भी है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस की टाइप्स कौन सी हैं, फिर ये गैसेस पहले ट्रैप होती हैं, फिर ये ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करती हैं। तो व्हाई नॉट कि सिंपल क्लाइमेट चेंज रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेस, जो क्या करती हैं, ये फिनोमिना का नाम है, ये कॉज की वजह है, और ये उसका इम्पैक्ट है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो प्रेसी का नंबर 1 पे फीचर क्या होता है? ब्रेविटी। ब्रेविटी को रखने के लिए पहले आपने क्या करना होता है? उसको 3 पे डिवाइड करना होता है। और नंबर 2 पे जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं, जितनी भी रेपुटेशन होती है, उसको एलिमिनेट करके लिखना होता है। यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया सबको? हफ्सा को, इरसा को, उसामा आपको, मदीहा आपको। ये मैं रुबाब आपको, अभी आप सिर्फ सुनते जाओ, अभी क्वेश्चन नहीं करो। अभी आपको सारे क्वेश्चंस का आपके आंसर मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। अभी आप कोई क्वेश्चन नहीं करो, सारे आपके जितनी क्यूरीज है ना माइंड में, वो रिजॉल्व हो जाएंगे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे। तो नंबर 1 पे फीचर नंबर 1 है ब्रेविटी। और ब्रेविटी का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। नंबर फीचर 2, क्लैरिटी। अब आपने जो लिखना है उसके अंदर क्लियर होना चाहिए। कभी भी मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगी कि बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज करो। बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब इस क्लैरिटी का मतलब क्या है? इस फीचर का, इसके 3 मतलब है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 लॉजिकल, नंबर 3 फ्री ऑफ कंफ्यूजन। सिंपल का मतलब है कि आप अपनी बहुत, अगर आपको फैंसी वर्ड्स नहीं आते, मुश्किल वोकेबलरी नहीं आती, आप मत यूज करें, आप सिंपल करके लिखें। लॉजिकल का मतलब ये होता है, अ, कोई बात नहीं मधी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना।
ठीक है, जितना रह सकती हो क्लास में रहो, बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेना। अच्छा, लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल का मतलब है कि देखें, ये इस पैराग्राफ में पहला वर्ड क्या था? क्लाइमेट चेंज। फिर क्या बताया? वो कॉज, उसकी वजह क्या है। फिर क्या बताया? उसका इम्पैक्ट। पहले क्लाइमेट चेंज है, फिर वजह कॉज है, और फिर इम्पैक्ट है। मैं आपको कहूं कि इसकी प्रेसी करो, आप लिखो कि क्लाइमेट चेंज दैट रेज टेम्परेचर कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस। कि पहले आपने क्लाइमेट चेंज बताया, फिर आपने इम्पैक्ट बताया, और फिर आपने उसकी वजह बताई, जो कि ओरिजिनल पैराग्राफ में ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हुई थी। इसे कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। कि आपने ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर जिस सीक्वेंस के साथ आइडियाज बताए जाते हैं, आपने जब उसकी प्रेसी करनी है, उसी सीक्वेंस को आपने बरकरार रखना है नीचे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो क्लैरिटी का मतलब होता है इजी, सिंपल, लॉजिकली एंड फ्री ऑफ कंफ्यूजन। फ्री ऑफ कंफ्यूजन का मतलब है कि इनफॉर्मल जार्गन्स इस्तेमाल नहीं करते। जैसे द प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ बिग। जैसे आप सवाल सवाल बना लो, जैसे प्रेसी के अंदर आप सवाल बनाते हो, डू यू थिंक क्लाइमेट चेंज इज द मेजर कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज? तो कभी भी जो आप प्रेसी लिखोगे, उस प्रेसी के अंदर आपने कोई सवाल नहीं इस्तेमाल करना, आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना। प्रेसी का मतलब ये कि आसानियां पैदा करनी है आपने उनके लिए। कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना जो क्लियर ना हो। काइंड ऑफ बिग, बिग कितना? मैनी कॉजेज, मैनी में क्या कुछ आ जाता है? तो जिस सिंपल आप लिखें कि गुड ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अगर आपकी बहुत सारी वहां पे टाइप्स लिखी हैं, तो उसमें से कह दे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ई, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो आपने क्लैरिटी का मतलब है कि सिंपल, दूसरा लॉजिकली सीक्वेंस, जिस तरह ओरिजिनल पैराग्राफ में आइडियाज की सीक्वेंस दी है, आपने उसी सीक्वेंस को रखना है। और तीसरी बात, फ्री ऑफ कंफ्यूजन। कोई भी ऐसा जार्गन इस्तेमाल नहीं करना, वोकैबुलरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, जैसे है बट है, हाउ एवर है, जैसे सो है, सो मैनी, सो काइंड, सो मच, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने होते। तो अभी तक मैंने आपको दो फीचर्स के थ्रू दो रूल समझाए हैं। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ आपको? उसामा, इकरा, अमार, नमरा, उबैद। तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन मेन आइडिया। नंबर वन पे जो फीचर आपको मैंने बताया था, वो फीचर था ब्रेविटी का। नंबर टू पे जो मैंने आपको फीचर बताया, वो फीचर था क्लैरिटी का। क्लैरिटी का मतलब है कि सिंपल, लॉजिकली, फ्री ऑफ कंफ्यूजन। तीसरे नंबर पे है फोकस ऑन मेन आइडिया। जितनी भी माइनर डिटेल्स होती हैं उसको क्रॉस कर देते हैं, एग्जाम्पल्स को कट कर देते हैं। कोई उसने स्टोरी लिखी हो जो इररेलीवेंट हो, कट कर देते हैं। कोई डेकोरेटिव लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की हो, कट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, द ऑथर ड्राइंग ऑन अ वाइड रेंज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर्ग्यू। मेनली ऑथर क्या कर रहा है? हमें ऑथर सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? आर्ग्यू। हमें इस चीज से कंसर्न नहीं कि वो कितनी रेंज पे आर्ग्यू कर रहा है। सिंपल, ऑथर आर्ग्यू। क्या आर्ग्यू कर रहा है? कि फ्रीडम इज नॉट ओनली अ राइट। फ्रीडम ना सिर्फ राइट है, बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या आर्ग्यू कर रहा है? ऑथर आर्ग्यू कि फ्रीडम इज राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। जो क्या करती है? एक सिविक इंगेजमेंट को प्रिजर्व करती है। छोड़ो। तो दो क्या करती है? दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड थ्रू सिविक इंगेजमेंट। तो सिविक इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको बता दूंगी, मुझसे पूछ लेना अगला काम। तो अब आप ये देखें कि दैट मस्ट बी प्रिजर्व, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसानों के थ्रू प्रिजर्व की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ, इसके अंदर ये जो मैं पूरा हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरी लाइन की जगह पर मैंने एक वन वर्ड इस्तेमाल किया, जिसको हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको हर वीक की ना 4-5 वर्ड्स भी सिखाया करूंगी, जिससे आप इस तरह आपको कॉमन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको आए, कि पूरी लाइन की जगह पर वन वर्ड लिख दे और पूरा मीनिंग कन्वे हो जाए। तो अब आपने ये देखें कि इसमें मेन बात क्या कही है ऑथर ने। ऑथर था, आर्ग्यू किया कि फ्रीडम राइट भी है और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बस।
जितनी भी इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन, जैसे इज नॉट ओनली अ राइट बट ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड थ्रू सिविक एंगेजमेंट। तो जितनी भी आपके पास वो थी, आपने ये देखी कि इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन, जो माइनर डिटेल्स थी, आपने उसको स्किप कर दिया। तो ऑथर फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। प्रेसी के अंदर सिर्फ फोकस होता है क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ड्रॉप कर दे, उन सारी लाइंस को क्रॉस कर दे। अभी तक आपने तीन फीचर्स के थ्रू तीन रूल सीखे हैं। ब्रेविटी मतलब काउंटिंग, काउंटिंग के बाद टू द पॉइंट, फिर उसके बाद क्लैरिटी, सिंपल लॉजिकल फ्री ऑफ कंफ्यूजन, फिर उसके बाद फोकस ऑन मेन आइडिया, लीव जितनी भी माइनर डिटेल्स होती हैं उसको आपने लीव करना है। नंबर 4 पे आता है ऑब्जेक्टिविटी। ये गलती करते हैं यहाँ पर, इरसा की यहाँ पे गलती थी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, इरसा की गलती थी और एक आप में से मेरा ख्याल है नम्रा की गलती थी, दो तीन स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी। ऑब्जेक्टिविटी प्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने कभी भी लिखते दौरान उस पैराग्राफ से क्या सीखा, क्या आपकी राय है, कभी भी अपने पर्सनल व्यूज, अपनी सजेशंस, अपनी बाइसनेस नहीं लिखनी होती। अगर ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं ना तो ऑथर आर्ग्यू ही लिखेंगे आप, ऑथर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑथर डिस्कस ही लिखेंगे आप, ऑथर जो है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड है तो ऑथर टेरिफाइड है। आप ये नहीं कहेंगे कि ऑथर इज प्रोबेबली रॉन्ग या ऑथर इज प्रोबेबली राइट, क्योंकि आप जस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे। ना आप खुद से कोई आइडिया इंजेक्ट कर सकते हैं, ना आप खुद से कोई वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, ना किसी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि मुझे ये पैराग्राफ से क्या समझ लगी। यही फर्क होता है समरी के अंदर और पैराग्राफ राइटिंग के अंदर और जो एक प्रेसी राइटिंग होती है उसके अंदर। क्योंकि जो समरी होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि आप समराइज करते हैं, और जब आप समराइज करते हैं तो आप जब अक्सर आप लोग जब पॉइम्स लिखते हैं तो उसके दौरान जब पॉइम्स लिखते हैं आप, तो पोइम के दौरान आप कहते हैं ना कि ऑथर जो है वो ये कहना चाह रहा था, पोइट ये कहना चाह रहा था, उसने इस बात से ये मतलब लिया, उसने जिस तरह वो रेन और डेफोडिल एक पॉइम्स है, रेन के थ्रू उसने ये मतलब लिया। आपने कभी भी जो है वो अपनी पर्सनल ओपिनियन को इस्तेमाल नहीं करना होता। अब आपने ऑब्जेक्टिव रहने के लिए ना एक चीज का और इस्तेमाल करना नहीं होता, और वो चीज क्या होती है, कभी भी आपने फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल न्यू पॉइंट नहीं देना होता, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आपकी प्रेसी में आपने आई इस्तेमाल किया, वी इस्तेमाल किया, अस इस्तेमाल किया, यू इस्तेमाल किया, योर्स इस्तेमाल किया, मी इस्तेमाल किया, मैं आपकी प्रेसी पढ़े बगैर ही क्रॉस कर दूंगी, जैसे मैंने ईर्षा की कर दी। एग्जामिनर ऐसे ही करता है। आपने ये इसमें से कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना होता। समझ आ रही है, क्योंकि ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के पर्सनल ओपिनियंस को हाईलाइट कर रहे होते हैं। यू हैव टू स्टे नॉर्मल, न्यूट्रल एंड डू नॉट एड ओपिनियंस। आपने ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखना है। और वो ऑब्जेक्टिविटी किस तरीके से मेंटेन होती है, जब जो डिट्टो लिखा है वही कॉपी पेस्ट आप नीचे करेंगे, जो एग्जामिनर की टोन है वही आप जो है करेंगे। नंबर 5 पे फीचर आता है लास्ट वन, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि जिस तरह एक पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस है, स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, इसी तरीके से प्रेसी जो होती है उसका पहला टॉपिक सेंटेंस होता है, लास्ट वाला कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है और बीच में उसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। तो आपकी प्रेसी शॉर्ट, कंप्लीट इन मीनिंग, कभी भी आपने कोई मेजर पॉइंट को छोड़ना नहीं है, कंक्लूजन लाजमी लिखना है, और आपने एक अच्छी प्रेसी जो है वो लिख कर आनी है। तो फीचर्स क्या है, ब्रेविटी, क्लैरिटी, ड्रॉप माइनर डिटेल्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंप्लीटनेस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? उसामा मुझे आप बताएं, आप फर्स्ट टाइम करें, दो उसामा है ना, एक दूसरे वाले उसामा। अब दूसरे वाले उसामा शकूर नहीं, दूसरे उसामा। क्लियर है? ठीक है। अब आप लोग अपनी प्रेसी चेक करोगे ना तो आप लोग अपनी प्रेसी में खुद ब खुद ही मिस्टेक समझ आ जाएंगी। किसी ने क्या किया है, आप में से किसी ने वी इस्तेमाल किया है। जी ईर्षा, जी जी, ऐसा आपने क्या किया था, आपने वी इस्तेमाल किया था ना।
जी बिल्कुल, वही यूज करने से गलत हुई ये जस्ट नहीं है, ये ब्लंडर है आपका। ये जस्ट होता तो शायद इसको मैं इग्नोर कर देती। ये ब्लंडर है, ताकि तुम्हें याद रहे ता क्यामत के मैंने वही यूज नहीं करना। ये जस्ट बिल्कुल नहीं है, ये वही एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आपने किया है। उसमें आपको समझ आई है, आपने प्रेसी आई थिंक नहीं की थी। अब आपको क्लियर हुआ है कि प्रेसी कैसे करते हैं। अभी तो अभी हम आगे पहुंचेंगे, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हमने सिर्फ रूल समझे हैं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। मैं आपको उस्मा इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी। अभी एक दफा सारा हो जाए ना, फिर मैं आप लोगों को प्रेसी करने का एक तरीका सिखाऊंगी, जिससे आप इतने कॉन्फिडेंट होके प्रेसी करेंगे कि आपकी प्रेसी गलत नहीं होगी कभी भी। अब हम सीखते हैं रूल्स। अभी हमने सिर्फ इसके फीचर्स पढ़े हैं। ब्रेविटी, क्लैरिटी, मेन आइडिया, ऑब्जेक्टिविटी, कंप्लीटनेस, ये सारा कुछ डिफाइन करते हैं एक प्रेसी को। ऑल रूल्स ऑफ द प्रेसी। नंबर वन, आपके पास, बिल्कुल ठीक है, 2025 वाली सॉल्व करेंगे, ठीक है वैद। नंबर वन, आपके पास जब ओरिजिनल पैराग्राफ, आपको मैंने पैराग्राफ दिया, आपने क्या करना है, आपने उसकी रीडिंग करनी है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच, स्टार्टिंग में 6 दफा रीडिंग करनी है आप सारे बच्चों ने। नहीं समझ आ रही, फिर भी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। आपने समझने के लिए नहीं पढ़ना, बस रीडिंग करनी है। नंबर वन पे आपने 4, 5, 6 दफा उस ओरिजिनल पैराग्राफ की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से ये होता है, अगर आपको बहुत मुश्किल भी लग रही है ना उसकी इंग्लिश, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, फिर भी आप इस कैपेबल हो जाते हो कि आपको उसकी थोड़ी बहुत सर पैर समझ आ जाता है आपको, कि इसका सर कहाँ है, पैराग्राफ का पाँव कहाँ पे है, वो क्या ना क्या चाह रहा है, वो उसका मेन आइडिया क्या है, वो बात कर किस चीज के बारे में रहा है। ऐसा नहीं होता कि इतनी मुश्किल इंग्लिश आ जाए कि आपको समझ ही ना आए कि सर कहाँ है और पाँव कहाँ है। ऐसा होता ही नहीं है। आपको पैराग्राफ दे के सर पैर समझ आ जाता है उसका, लेकिन उसके लिए पहले आपने रीडिंग करनी है। कंक्लूजन क्या, मार्क कर लें अगर आपको समझ में आती है, अच्छी बात है, आप मार्क कर लें उसको। लेकिन आपने फिलहाल सिर्फ रीडिंग करनी है उसकी 6, 7 मरतबा। रीडिंग करने के बाद अब आपको जब 6, 7 मरतबा आपने रीडिंग की होगी ना, आपको समहाउ उसका आइडिया पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रही हूँ बुकिश मटेरियल थोड़ा सा। अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को प्रेसी का जो दिया था ना, हम उसको देखते हैं। प्रेसी का मैंने आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ दिया था। ये मैंने सारा कॉपी पेस्ट कर लिया है, और मैं आपको बताती हूँ इसको मैं क्या करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि लेट्स सपोज नंबर वन पे, ये यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह थी। ये नंबर वन पे मेरे पास पैराग्राफ आता है ना, ये आपके सामने पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। मैं ये करती हूँ कि मैं तोड़ देती हूँ उसको लाइंस में। एक पहले सेंटेंस लिखती हूँ, फिर दूसरा सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, ये जो इसकी लाइन पे खत्म हो रहा है, फिर मैं ये दूसरा सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद ये तीसरा सेंटेंस लिखा। मैं पेज पे इस तरह ही लिखती हूँ, अलग अलग एक एक सेंटेंस। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा। अभी मैं सिर्फ 4 सेंटेंस लिखी, क्योंकि वो पेज छोटा है तो वो नहीं समझ आएगा, वो इस तरह हो जाएगा। क्या मसला है इसको, हम ना ये वर्ड खोल लेते हैं, एक सेकेंड। आप लोगों को नजर आ रहा है ये वर्ड जो मैंने खोला हुआ है? ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रेसी है, ये प्रेसी का ओरिजिनल पैराग्राफ है, आना चाहिए। अब आ रहा है ना? अच्छा, ये आपके पास प्रेसी का ओरिजिनल पैराग्राफ है। मैं ना लाइन में तोड़ देती हूँ, ये एक लाइन है, ये एक सेंटेंस है। अच्छा, ये दो सेंटेंस है, फिर फुल स्टॉप यहाँ पे खत्म हुआ। फिर इसका फुल स्टॉप देखते हैं कहाँ खत्म हुआ। इसका फुल स्टॉप खत्म होता है ये अंडरस्टैंड पे, नीचे ले जाओ। इसका फुल स्टॉप एज पे। ये मैं पेज पे लिखती होती हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद इसका ये स्क्रूटनी पे है, चैलेंज से खत्म हो गया फुल स्टॉप। इसका सिंस से फुल स्टॉप खत्म हो गया। इसका कॉन्सिक्वेंटली पे। इस तरीके से ये ऐसे मैं पूरे सेंटेंस पेज पे ना, मैं ऐसे करती हूँ कि नंबर वन पे सारे सेंटेंस लिख लेती हूँ।
और हर सेंटेंस के नीचे ना जगह छोड़ देती हूँ। सेंटेंस बाय सेंटेंस, इसको कहते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रेसी सॉल्व करना। ये सारे ओरिजिनल सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं इन सारे सेंटेंसेस को लिख कर इस तरीके से ना लिख लेती हूँ और छोड़ देती हूँ नीचे। क्लियर होगी ये चीज आपको नंबर 1 पे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सारी अपनी अकल जो है ना वो इस एक सेंटेंस पे लगानी है। मैं एक सेंटेंस को पहले समझूंगी वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एआई प्रेजेंट अ प्रोफाउंड एपिस्टेमियोलॉजिकल चैलेंज बाय ट्रांसफॉर्मिंग द वे नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड, वैलिडेटेड, कंज्यूम्ड। मैं छोटा सा करके ना इसके ऊपर लिख लेती हूँ। वो कह रहा है इस पैराग्राफ में, उसका पॉइंट है कि एआई एआई जो है इज प्रोफाउंड अ चैलेंज, मतलब एआई क्या कर रहा है, एपिस्टेमियोलॉजिकली चैलेंज बाय ट्रांसफॉर्मिंग। एआई ने चैलेंज किया, एआई की वजह से चैलेंजिंग चैलेंजेस क्या है नॉलेज को। एआई चैलेंज नॉलेज, क्या चैलेंज है कि हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज वैलिडेटेड, कंज्यूम्ड। अच्छा, पहले पॉइंट में तो टॉपिक सेंटेंस के अंदर उसने ये बात की है। अच्छा, ट्रेडिशनली नॉलेज हैज बीन एसोसिएट विद ह्यूमन रीजनिंग क्रिटिकल। अब मैं यहीं पर मैं अपना पकड़ूंगी पेन, मैं कहूंगी अच्छा ह्यूमन रीजनिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इंपेरिकल सब एक ही मीनिंग है। लेट सपोज मुझे इंपेरिकल का मीनिंग नहीं आता, मुझे क्रिटिकली रिफ्लेक्शन का मीनिंग नहीं आता, लेकिन मुझे रीजनिंग का मीनिंग आता है। इंसान की अकल से बात कर रहा है वो। हो सकता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का भी यही मीनिंग हो, क्योंकि कॉमा है, कॉमा में तो सारी चीजें सेम बात की जाती है, तो ये सारी बातें सेम है। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि जो नॉलेज थी पहले, वो नॉलेज क्या थी, वो पहले रिलेट करती थी विद इंटेलेक्ट। तो जो पहले की नॉलेज थी इज रिलेटिंग विद अकल, रीजन, इंटेलेक्ट, वन वर्ड। ये बात समझ आ रही है आपको। फिर अच्छा, फिर क्या कह रहा है, वो कहता है कि हाउ एवर एआई सिस्टम्स ने जनरेट किया प्रिडिक्शंस, और क्या किया, रिकमेंडेशंस। अच्छा, डिसीजन मेकिंग्स, डिसीजंस, एक ही बात कर रहा है वो। बिल्कुल, अच्छा वो एक ही बिल्कुल हम ह्यूमन ब्रेन भी लिख सकते हैं कि नॉलेज इज रिलेटिंग विद द ह्यूमन ब्रेन एंड डिसीजन। अब मैं सोच रही हूँ कि एआई सिस्टम जो है, एआई सिस्टम्स जनरेट प्रिडिक्शन, रिकमेंडेशन, डिसीजन, बात तो एक ही है। किसके जरिए से, थ्रो कॉम्प्लेक्स एलॉग्रिथम, जिसको वो कह रहा है ब्लैक बॉक्सेस, मेकिंग देयर रीजनिंग प्रोसेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो ये कह रहा है कि एआई सिस्टम्स ने, एआई सिस्टम जनरेट प्रिडिक्शन, रिकमेंडेशन एंड डिसीजन थ्रू कॉम्प्लेक्स एलॉग्रिथम। इतना कॉम्प्लेक्स कि हमारी अकल अंडरस्टैंड नहीं कर सकती वो कैसे करता है। अब इसमें, अब मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक बॉक्सेस इतना जरूरी वर्ड नहीं है, सिंपल इसका क्रक्स इंपॉर्टेंट है। और क्रक्स क्या है कि एआई किसके थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, उसको हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो क्या बात कह रहा है, जनरेटिंग नॉलेज। मैं आपको बताती हूँ, इकरा इसका बताती हूँ। अच्छा, अब वो कहता है कि क्या कह रहा है इस बात के अंदर, वो कह रहा है कि एआई सिस्टम जनरेट प्रिडिक्शन। तो हम कहते हैं, वो कहता है कि एआई, अभी तो मैं सेंटेंस लिखा ही नहीं, अभी तो सिर्फ मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो आप कहते हैं समझा नहीं जाता, अभी समझ रहे हैं हम वो क्या कह रहे हैं। उसने कहा कि जो एआई है ना, वो किस तरीके से नॉलेज को प्रोसेस करता है, वो हमारे लिए बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि हमारी रीजनिंग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो एआई, आप सिंपल कह लें कि एआई जनरेशन आइडियाज इज कॉम्प्लेक्स एंड रिजल्ट इन, आप कह लें कि बिल्कुल आपका ब्रेन जो है वो वॉश की तरफ चला जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको नहीं समझ आ रही कि वो किस तरीके से करता है, आपका ब्रेन बिल्कुल मॉफ हो जाता है। हमें इस पॉइंट से ये समझ आई। अच्छा, फिर क्या कहता है, दिस रेजिस क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, वो क्वेश्चन की ये पूरी बात हम जो ऊपर कर रहे थे, आपको समझ आ गई ना कि वो किस तरह थीम की बात कर रहा है। हम जो पूरी बात ऊपर कर रहे थे वो ये बात थी कि एआई जनरेशन ने, कहाँ पे है ये, अच्छा यहां से है, दिस रेजिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द नेचर एंड रिलायबिलिटी ऑफ नॉलेज। अच्छा, तो वो ये बात कह रहा है कि नॉलेज की रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। एआई एंड नॉलेज रिलायबिलिटी की बात कर रहा है वो, क्या आपका नॉलेज रिलायबल है या नहीं रिलायबल। वो तो रिलायबिलिटी की बात कर रहा है। क्या कहता है, कहता है कि इफ एन एआई सिस्टम प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर विदाउट एक्सप्लेनिंग, किस तरीके से वो कंक्लूजन पे पहुंचा,
तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जेन्युइन नॉलेज है? क्या ये बात जो ऊपर उसने बात कही है, रिलायबिलिटी, क्या ये उसी की रेपिटेशन नहीं है? ये तो उसी की रेपिटेशन है। लिहाजा मुझे इसको, इस ये तो मेरे लिए सेंटेंस ही कट हो गया। इसको मैं कर देती हूँ येलो, ये कट सेंटेंस है, क्योंकि ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम है। ऊपर वाली बात में वो यही कह रहा है कि एआई आपकी नॉलेज की रिलायबिलिटी के लिए क्वेश्चन है। यहां पर उसने कह दिया कि अगर एक आंसर वो आपको दे रहा है, उसका आपको तरीका नहीं बता रहा कि मैंने आंसर कैसे दिया है, तो वो तो बिल्कुल ही आपके लिए रिलायबल नहीं हो सकती। तो ये बात तो रेपिटेशन है, लिहाजा ये पूरा सेंटेंस काट कर कट कर देती हूँ, ये तो इररेलीवेंट सेंटेंस है। अच्छा, फर्दर मोर द वाइड स्प्रेड डिपेंडेंस ऑन एआई। अच्छा, यहां तक तो उसने नॉलेज की बात की है कि एआई के थ्रू जो आप नॉलेज ले रहे हो वो रिलायबल नहीं है। आगे वो क्या बात कर रहा है? आगे कहता है फर्दर मोर, अगली बात है उसकी, कि वाइड स्प्रेड डिपेंडेंस ऑन एआई रिस्क करेगा एपिस्टेमिक डिपेंडेंस, जहां पर इंडिविजुअल एक्सेप्ट मशीन जनरेटेड इंफॉर्मेशन विदाउट क्रिटिकली स्क्रूटनी। मतलब कि इंसान जो है वो नॉलेज के ऊपर, मतलब इंसान, ह्यूमंस की डिपेंडेंस इतनी हो जाएगी कि वो अकाउंटेबल ही नहीं करेंगे, विल नॉट अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल ही नहीं करेंगे। किस चीज को? क्रेडिबिलिटी को। किसकी क्रेडिबिलिटी? नॉलेज की, कि वो किस तरीके से आई। अच्छा अच्छा, वो ये कह रहा है। आगे वो कहता है कि द चैलेंज इज इंटेंसिफाइड, मजीद पहले वाली बात कोई, कि पीछे से हम बात चला रहे हैं ना, आपको पीछे से बात पता चल रही है। तो चैलेंज इज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय इश्यूज, जैसे कि और इंटेंसिव, आपकी एलॉग्रिदम बाइस होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन होगी। ये सारी बातें तो इररेलीवेंट है, ये सारी बातें तो एग्जाम्पल्स हैं। बात तो मेन यही थी कि नॉलेज की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मुझे क्या जरूरत है? इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ इस बात को। सिंस एआई सिस्टम्स लर्न फ्रॉम ह्यूमन जनरेटेड डेटा सेट, दे मे इनहेरिट एग्जिस्टिंग प्रिजुड्यूस, क्योंकि इंसानों में भी होती है, चूंकि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से है। अब उसने ताल्लुक बताया एआई का और ह्यूमन इंटेलिजेंस का। यहां पर चूंकि एआई का ताल्लुक ह्यूमन इंटेलिजेंस से है, तो लिहाजा इंसानों की नॉलेज भी फ्लॉड थी, तो एआई की नॉलेज भी फ्लॉड हो सकती है। कॉन्सिक्वेंटली, अब वो कहता है रिजल्टेंटली सोसाइटी मस्ट डेवलप, ये एक वे फॉरवर्ड है। अच्छा, उसने वे फॉरवर्ड दिए। वे फॉरवर्ड में उसने बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल, ये सब जो है मैं इसको अगर रिप्लेस, फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात की है। वे फॉरवर्ड में वो कह रहा है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल। अच्छा, बेसिकली वो कह रहा है कि आपने अदारा बनाना है जो रेगुलेट करे, मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करे, रेगुलेट करे आपकी सारी चीजों को, अच्छा आपकी एक्टिविटीज को। फिर वो आगे कहता है कि द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी विल डिपेंड ओनली ऑन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। बेसिकली बात तो वे फॉरवर्ड वाली है, ये भी एक इररेलीवेंट सेंटेंस है। तो ये बात तो ऊपर वाली हो गई थी, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? तो आपने हमेशा जो रूल्स अप्लाई करने होते हैं ना आउट इसके प्रेसी के, वो अंडरस्टैंड करने का तरीका होता है सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रेसी करना। ये मेरा खुद से तरीका, मैंने अपना खुद इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जिसके साथ आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। आप आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने गलत समझा है प्रेसी को। आप इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैंने प्रेसी सही समझी है, उसमें लिखा क्या है। क्यों? क्योंकि आपने एक एक सेंटेंस के ऊपर रूल अप्लाई किया होता है, आपने सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रेसी की होती है। तो नंबर वन पे मैं लाइंस को लिख लेती होती हूँ, फिर मैं लाइन को लिखने के बाद हर लाइन के नीचे प्रेसी करती हूँ। अब मैं इस लाइन की प्रेसी मैं क्या करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ड्स है। मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगी, तो समथिंग जो है वो 5.6 समथिंग आएगा, मतलब 6 वर्ड्स की मुझे। अब मैं इसका एक सेंटेंस लिखूंगी जो 6 वर्ड्स का हो, फिर मैं इसकी प्रेसी करूंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हमारा ये मसला तब रिजॉल्व होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, और वो प्रैक्टिस आपकी तब होगी जब आपको ये इस तरह लाइन बाय लाइन को आप अडॉप्ट करोगे। अच्छा, मैं फिर इसे काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद रखना है कि जो वर्ड्स एंड वाले होते हैं ना, ये तीनों वर्ड्स एक ही मीनिंग को, ये तो एक क्लियर कट आपके पास एक एक ट्रिक है कि आपने तीनों के लिए नहीं करना, आपने ये तीनों की जगह पे वन वर्ड लिखना है। कोशिश किया करें कि प्रेसी में कॉमा ना लगाया करें, तीन तीन वर्ड्स ना लिखा करें, हमेशा वन वर्ड लिखे। इन तीनों को रिप्लेस करके मैं वन वर्ड लिखूंगी। आप यहीं पर इसे काउंट करें, काउंट करके बताएंगे 15 वर्ड्स है, 3 पे डिवाइड करें, इसका मतलब आपने 5 वर्ड्स की लाइन लिखनी है। जब हर हर एक के नीचे आपने लाइंस लिखी होंगी, फिर आपने उस सबको कंबाइन करके एक पैराग्राफ बनाना है।
फिर आपने उसको पॉलिश करना है कि एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस हो, एक क्लियर कंक्लूडिंग सेंटेंस हो, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। देखिए ना कितने सारे सेंटेंस, तो कितने सारे वर्ड्स तो कट गए, ये भी कट गया था सेंटेंस येलो वाला, ये भी येलो वाला कट गया था, ऊपर एक और भी था येलो वाला, ये भी कट गया था। तो बीच में कितनी सारी चीजें कट गई हैं आपकी, तो वो खुद ब खुद ही चीजें कंसाइज हो रही हैं। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है चीजों की बच्चों? क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स की नहीं क्लियर हो रहे हैं? तो अब आपने पहली बात ये कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रेसी करनी है। पूरे पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक लाइन को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। एक लाइन के ऊपर सारे रूल्स को अप्लाई करना बहुत इजी होता है। उस्मा, जो आपका क्वेश्चन था ना कि बहुत मुश्किल वर्ड्स होती हैं, जब आप लाइन बाय लाइन प्रेसी करते हो ना, तो आप यकीन जानो कोई ना कोई लाइन का तर्जमा तो आपको आ रहा होता है ना, किसी ना किसी चीज का तो आपका तर्जमा आ रहा होता है ना। यस, इसीलिए इसीलिए आपके जो है वो इश्यूज थे। अभी हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। मैंने आपको ये लाइन बाय लाइन वाली ट्रिक पहले ही सिखा दी, हालांकि मैं लास्ट पे सिखाती हूँ, लेकिन चलो वो पहले ही पॉइंट आ गया। तो आपने पढ़ना है रूल, पैराग्राफ को समझने के लिए पढ़ना है, और समझने के लिए मैं क्या करती हूँ कि पहले लाइन बाय लाइन लिखती हूँ, तो मुझे वहीं पे समझ आ जाती है वो क्या लिखा हुआ है। फिर आपने वन थर्ड को नहीं ब्रेक करना, आपने प्रेस ही हमेशा अपने वर्ड्स में करनी होती है, कॉपी पेस्ट नहीं करने होते वहां से जार्गन्स, पैराफ्रेज। जिस तरह आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने वो जो ब्रेन, क्या लिखा हुआ था ब्लैक ब्रेन्स का वर्ड, उसको आप लोगों ने प्रेसी में कॉपी पेस्ट किया हुआ था। कॉपी पेस्ट नहीं करते, अपने वर्डिंग के अंदर लिखते हैं, प्लेजरिज्म को अवॉइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव रहना है आपने, अपने ओपिनियंस ऐड नहीं करने। अपने ओपिनियंस किस तरीके से ऐड नहीं करने? थर्ड पर्सन को इस्तेमाल करना है, ही शी इट दे को इस्तेमाल करना है, आई वी यू को इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जब आप ही शी इट इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का, तो वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी ऑब्जेक्टिव टोन को मेंटेन करता है, आपकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। अव्वल तो जो ओरिजिनल पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो आप प्रेसी करते दौरान उसको प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में है तो पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में है तो आपने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है। और अगर आपको नहीं ना समझ आ रही कि ऊपर वाला किस टेंस में दिया गया है, मैं क्या करूं, तो हमेशा पास्ट टेंस में प्रेसी करते हैं। कोई भी टेंस इस्तेमाल हुआ हो वहां पर, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या तो टेंस सेम रहने देते हैं, या फिर प्रेसी को हमेशा पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस आपने लिखना होता है। फिर आपने डायरेक्ट स्पीच को इस्तेमाल नहीं करना होता, कोमास को इस्तेमाल नहीं करना होता, इन्वर्टेड कोमास को हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते। तो कॉमन पिटफॉल्स क्या थे कि आपने फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल नहीं करना, सेकंड पर्सन इस्तेमाल नहीं करना, थर्ड पर्सन इस्तेमाल करना है। इसकी एग्जांपल्स नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। और अक्सर आपके पैराग्राफ के अंदर ना लिखा होगा आई बिलीव, तो आई बिलीव से मुराद यू बिलीव नहीं, ऑथर बिलीव्स। जब आपने इसकी प्रेसी करनी है तो ऑथर बिलीव्स। आई एम ऑनर्ड, द स्पीकर एक्सप्रेस हिज ऑनर इन द एड्रेसिंग ऑडियंस। आई फाइंड नेचर, द राइटर फाइंड्स नेचर। आई फील वट मस्ट बी ऑल, वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि अगर लिखते दौरान ओरिजिनल पैसेज के अंदर इस तरह का सेंटेंस यूज किया हो, तो उसको प्रेसी करते दौरान आपने आई को कन्वर्ट कैसे करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी। और तमाम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को ऐड करना है, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करना। एग्जाम्पल्स को, स्टैट्स को, कोटेशन को, सवाल जवाब को, इनको नहीं ऐड करते। किसी में, आप में से किसी ने ना क्वेश्चन मार्क, मेरा ख्याल है नम्रा ने लिखी हुई थी प्रेसी, सवाल लिखा हुआ था, प्रेस सवाल नहीं ऐड करते। लॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर बता दिया ना, जिस ऑर्डर में उसने बात की उसी ऑर्डर में आपने बात करनी है। कम से कम 3 ड्राफ्ट बनाने हैं। पहला ड्राफ्ट लाइन बाय लाइन आपने किया, उनको सबको मिलाकर एक पैराग्राफ लिखो, उस पे काम करो, फिर उसका नीट ड्राफ्ट बनाओ, फिर दोबारा काम करो नीट, और फिर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करो। तो कम से कम फाइनल प्रेसी करने से पहले आपने जो है वो हाँ, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम हो, आपने जो है फाइनल प्रेसी लिखने से पहले 3 ड्राफ्ट बनाने हैं रफ पे, और फाइनल ड्राफ्ट फिर आपने शेयर करना है अपने टीचर के साथ। और हमेशा क्लियर टॉपिक सेंटेंस हो, आइडियाज की रेपिटेशन नहीं करनी, सवाल नहीं ऐड करना कभी भी। जैसे टाइम कितना, टाइम तो स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट करेगी तकरीबन कि आप 1 घंटे के अंदर प्रेसी करने के काबिल हो जाएं। और जो आपका प्रेसी का पेपर होता है, उसमें आपको पेपर के अंदर
एटलीस्ट 45-50 मिनट्स मिल जाते हैं प्रेसी करने के, क्योंकि पेपर ऐसा होता है कि आपको बाकी चीजें आती होती है नहीं आती होती। पेयर ऑफ वर्ड्स आते होंगे या नहीं आते होंगे, कोई उसका रट्टा नहीं लगाना आपने। प्रेपोजिशन आती होंगी या नहीं आती होंगी, वो सारी चीजें 5-5 मिनट की होती हैं। वो कोई 20 नंबर के सवाल नहीं होते। छोटी छोटी चीजें करते करते मैंने कितने पेपर प्रैक्टिस किए, मुझे अंदाजा है इस चीज का कि वो आपका हद 45 मिनट्स में सारा काम सॉल्व हो जाता है। 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं आपको ट्रांसलेशन पे, और 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं आपको कॉम्प्रीहेंशन पे। बाकी खुला डुला टाइम होता है आपके पास 1 घंटा 15 मिनट प्रेसी के लिए। तो वो आपके पास टाइम होता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस होगी जो आपका टाइम नीचे लेकर आएगी। साथ साथ करें ना, बिल्कुल। अभी जो चीजें हैं वो साथ साथ। इकरा वो भी इंशाल्लाह, अब मैं देखो फ्री हो गई हूँ ना, आपको पता है पहले मेरे पे इतना सारा बर्डन होता था, लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ ना। तो अब आपने देखा है 2-3 दिन से चीजें स्मूथ आ रही है ना, तो इंशाल्लाह हर चीज को मैं स्ट्रीमलाइन लेकर आऊंगी कि सारा काम जो है वो स्मूथ हो आप लोगों का। तो इंशाल्लाह परेशान मत हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चंस और इंटरजेक्शंस ऐड नहीं करते, सेंटेंस को सिंपल रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, क्लियर रखते हैं, और खुद से अपना नॉलेज ऐड नहीं करते। ऑथर की टोन को प्रिजर्व करते हैं, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। ऑथर सेज इस तरह नहीं लिखते, ऑथर आर्ग्यू। आपने कहा था कि हाउ एवर की जगह पे क्या, हाउ एवर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस्तेमाल नहीं करते, बट की जगह पे हाउ एवर इस्तेमाल करते हैं। प्रेसी कभी भी पैराग्राफ्स नहीं होती, प्रेसी हमेशा वन पैराग्राफ होती है। और टाइम की मैनेजमेंट थोड़ी सी लिखी हुई है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। लास्ट पे बात है टाइटल। अब आपको टाइटल के बारे में एक बात बताती हूँ। टाइटल आपका कंसाइज, रेलिवेंट और मीनिंगफुल होना चाहिए। कोशिश करें कि मिनिमम 4 वर्ड्स का हो, मैक्सिमम 6 वर्ड्स का हो। इससे ज्यादा लंबा आपका टाइटल ना हो। टाइटल को तहजीब लिखने का तरीका ये नहीं होता कि आप टी भी कैपिटल लिखो, एच भी कैपिटल लिखो, ई भी कैपिटल लिखो, वैल्यू का वी भी, ए भी, एल भी, यू भी, ई भी। ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? टी कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएगा। वैल्यू का वी कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएगा। ऑफ जो होता है उसका स्मॉल आएगा। टाइम का टी कैपिटल आएगा। कभी भी नहीं, नो। कभी भी आपका टाइटल इडियोमेटिक नहीं होना चाहिए, ये रूल सुन लें। टाइटल कभी भी कोटेशन ना हो, कोई प्रूवर्ब ना हो। देखिए, एक बच्चा द वैल्यू ऑफ टाइम दी, अगर आप उसको फैसिलिटेट नहीं ना करेंगे, वो उसको ही आप कहेंगे समझने बैठ जाओ कि ये रिलेट कर रहा है कि नहीं रिलेट, वो क्रॉस कर देगा, वो कभी भी नहीं समझेगा बैठकर। टाइटल कभी भी कोटेशन, प्रूवर्ब, ईडियम, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल क्लियर, पढ़कर आपको समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। आपका अपना ओपिनियन, सवाल जवाब वाला टाइटल भी ना हो कि इस डेमोक्रेसी स्टिल रेलिवेंट। आप नया कट्टा खोल रहे हैं कि तुम सोचो, बताओ रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट चैलेंजेस टू मॉडर्न डेमोक्रेसी। कोई आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करना प्रेसी के अंदर। वो ऐसे थोड़ी ना है कि आपका वो पढ़ने बैठ जाए। आपने रूल्स को फॉलो करना है। तो टाइटल के केसेस मैंने बता दिए कि सेंट्रल आइडिया हो, 3-6 वर्ड्स के दरमियान हो, लंबा ना हो। टाइटल केस आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, एफ का एफ कैपिटल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर कैपिटल है, कोटेशंस ना हो, प्रूवर्ब्स ना हो, फुल सेंटेंस ना हो, कोई पर्सनल ओपिनियन को शो ना करते हो, न्यूट्रल हो। जिस तरह आप लिख दो द स्टुपिडिटी ऑफ वॉर। क्या मतलब स्टुपिडिटी ऑफ द वॉर? कोई भी ऐसा जजमेंटल वर्ड ऐड नहीं कर देना जो कि पैराग्राफ में दिया ना हो और आपकी जजमेंट को शो कर रहा हो। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसी राइटिंग। आई होप सो कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे आपको, और आपको समझ आई होगी। बाकी ये सारी की सारी चीजें आपको लिखने से जो है वो प्रैक्टिस करने से समझ आएंगी। क्लियर है ये चीज? अभी मैं पास्ट पेपर्स की प्रेसी पे नहीं लेके जाऊंगी आपको। अभी मैं खुद आपको पैराग्राफ दूंगी क्लास के बाद। अभी मैं फौरन एक पैराग्राफ और देती हूँ आसान सा।